खगोलीय घटना है, हम सब जानते हैं, लेकिन इतना डर क्यों? जब इनको ग्रहण लगता है तो ये हमारे उन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिनकी कुंडली में ये सपोर्टिव नहीं है। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण आपकी कुंडली में भी बना हुआ है और पांचवा घर आपका पीड़ित है, पांचवा घर आपका नीच का बैठा है, पांचवें घर पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो आपके लिए तो और ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, उससे ज्यादा लोगों की ये जानने में दिलचस्पी होती है कि बड़े लोगों के ऊपर अगले महीने जो ग्रहण पड़ेगा उसका प्रभाव तेजस्वी यादव जी की कुंडली पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में लगन में चंद्रमा और मंगल रूचक महापुरुष योग, पंच महापुरुष वाला योग भी इनकी कुंडली में बन गया। बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं प्रशांत किशोर जी। फिर जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी का भी जो मैं देख रहा हूँ कि इस बार उनके भी स्टार जो है बहुत फेवरेबल नहीं है। ममता दीदी पिछली बार भी बड़ी दमदार थी और लग तो नहीं रहा है कि बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आएगी, है क्या ऐसा? अभी ये ग्रहण लग रहा है, ये ग्रहण उनके लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस समय उनके सितारे भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। गोचर के शनि का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं सूर्य का, ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा को एक बार ग्रहण लगता है तो उस समय हमें उनकी मंत्र चैंट करके उनको बूस्ट अप करना चाहिए। चंद्र देवता का ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, सूर्य का ओम ह्रांग ह्रींग रोंग से सूर्य नमः, इनका मंत्र, या गायत्री माता का मंत्र, कृष्ण भगवान वासुदेवाय का मंत्र, ये तो यूनिवर्सल मंत्र है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहण के ऊपर। चर्चा इसकी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज नहीं, दशकों पहले विज्ञान ये समझा चुका है कि ग्रहण मात्र खगोलीय घटना है। जब हम सब ये जानते हैं, हम सब ये मानते भी हैं कि ये एक खगोलीय घटना है, बावजूद इसके ज्योतिष शास्त्र में इसे लेकर के इतने तरह के प्रतिबंध क्यों हैं? क्यों आज भी मंदिर के कपाट बंद होते हैं? वो भगवान जो 24 घंटे अपने दर पर हर किसी को बुलाते हैं, ग्रहण के समय उनके कपाट क्यों बंद हो जाते हैं? प्रभु को भोग नहीं लगता है, हम भी खाना पीना छोड़ देते हैं। तो एक खगोलीय घटना को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और उसका हमारे ऊपर क्या वाकई कोई असर पड़ता है, या ये सब एक पुरानी परंपरा है जिसे सिर्फ साल दर साल हम निभाते चले जा रहे हैं? आई एम श्योर हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को अक्सर ही सोचते होंगे और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो सिर्फ परंपरा के नाम पर इसे निभाते जा रहे हैं। लेकिन आज सवाल होगा, तर्कों के आधार पर हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि क्यों ग्रहण का इतना महत्व है और क्यों वो सारे प्रतिबंध या मान्यताएं जो हैं उसे मानना आवश्यक है। पॉडकास्ट में मेरे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य इस वक्त मौजूद हैं। टेक ऑफ विद एसकेटी में आप उन्हें देख चुके हैं और आज चिंतामणि एसकेटी पे आप उन्हें देखने वाले हैं। कुणाल कुमार जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जैसा मैंने कहा, और ये सिर्फ जेनजी के मन का सवाल नहीं है। आज के समय में मुझे लगता है हम सब ये सोचते हैं कि क्या वजह है कि भगवान भी ग्रहण से प्रभावित होते हैं। मेरे और आपके ऊपर तो क्या असर पड़ेगा? पहला असर तो जिन्हें हम सुबह से शाम तक पूछते हैं उन प्रभु के ऊपर पड़ता है। तो थोड़ा समझाइए, खगोलीय घटना है, हम सब जानते हैं, लेकिन इतना डर क्यों? देखिए, डर कहीं ना कहीं जो पीछे से चली आ रही परंपराओं की वजह से है कि आपने कुछ चीज़ें तो अपने परिवार में भी ऐसे देखी होंगी जो पुराने समय से चली आ रही हैं। अब आपने अच्छी एजुकेशन ले ली, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ आपने ले लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें आप फॉलो करते हो। अगर मैं जन्म कुंडली की बात करूं तो जन्म कुंडली में जितने भी ऋण दोष बनते हैं उनमें एक ऋण होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ ऋण दोष। सेल्फ ऋण का मतलब होता है खुद का क्रिएट किया हुआ दोष। खुद हम जो गलतियां करते हैं, कभी ना कभी उसका प्रायश्चित करने के लिए हमें या तो जन्म लेना पड़ता। अगर इस जन्म में हम उसको सुलट लेते हैं, भुगतान कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी हमारा जन्म होता है। ये तो आप मानती हैं कि 84 लाख योनियां हैं, या इस पे भी आपका भी थोड़ा भ्रम है?
थोड़ा भ्रम है। थोड़ा भ्रम है। जैसे 84 लाख योनियों में 30 लाख योनियां तो वृक्षों की हैं, पौधों की हैं, 20 लाख जलचर हैं, 10 लाख के आसपास पशु हैं और 4 लाख मनुष्य की बताई गई हैं, और एक योनि गौ माता की होती है, यानी कि गौ के बाद जो है, और 12 साल 10 साल के आसपास ही होते जो पशु पक्षी हैं। तो इस तरीके से टोटल 84 लाख योनियां हैं। चलो, मैं भी इसको, ऐसा नहीं है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिया है तो मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ। मैं भी पहले समझता हूँ, और जब तक मुझे खुद समझ नहीं आता मैं भी उसको फॉलो नहीं करता। तो जैसे हम अपने कुछ रीति रिवाजों का पालन करते हैं इस वजह से कि वो हमारे माता पिता के ने हमें समझाया, बताया, या कोई प्रथा चली आ रही है। बट मैं फिर एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर एक भगवान के बारे में आपको बताया जाए कि उनके हाथ में बांसुरी है और उनके साथ में एक गाय है और उनके हाथ में एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी हुई है और वो बांसुरी बजा रहे, वो कौन से भगवान होंगे? कृष्ण जी। कृष्ण भगवान होंगे। अब जिनके हाथ में गदा है और जिनके पूंछ निकली हुई है, और जो एक राम जी हैं जिनको राम जी कहा गया है, उनके चरणों में बैठे हैं, वो कौन से भगवान होंगे? हनुमान जी। ये जो ज्ञान मिला ना आपको, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो मिला है, तभी तो आप बता पा रही हो कि ये शिव जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं और ये कृष्ण भगवान हैं। तो ये हमारे पीछे से चली आ रही, इसको भी तो आप प्रथा ही कह सकते हो। फिर आप भगवान में भी तो यार ये मैं शिव जी क्यों बोलूँ इनको, ये तो राम जी हैं, और इनको राम जी क्यों बोलूँ? तो जो ये प्रथाएं हैं। 1 मिनट में कुणाल जी आपको रोकूंगी। मुझे लगता है हिंदू जो धर्म है वो अप्रमाणित हो चुका है। शायद आज के कुछ साल पहले तक इन्हें शायद काल्पनिक चीज़ें लोग कह सकते थे, लेकिन अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो जो तर्क दिए गए, जो जो तथ्य बताए गए, यहाँ तक कि राम सेतु की भी जो बात की गई, उन सब का प्रमाण मिला। उसके बाद ही आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर है। 100% आप ये तो मान गई हैं कि राम जी हैं और सारे भगवान हैं। तो ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये ग्रहण है, ये ग्रहण जैसे हमें ये समझाया गया कि ये राम है, अब उस चीज़ तक तो हम पहुँच ही गए ना। तो एक दिन साइंस भी इस बात को मानने से इनकार नहीं करेगा कि अगर हमने ज्योतिष को समझ लिया होता तो इतने सारे कैलकुलेशन, इतने सारे खर्चे की शायद हमें ज़रूरत ही ना पड़ती। जैसे एक बहुत ही सुंदर सी बात हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये चालीसा के अंतर्गत ही बता दिया गया। अब इसको कैलकुलेशन करने में कितना समय, कितना पैसा, कितने लोग लगे होंगे, लेकिन वो निकल के आया। फिर ये देखा गया कि अरे ये तो पूरी कैलकुलेशन जो है हनुमान चालीसा में है। सूर्य और चंद्रमा का ये 2 ही ग्रह हैं जिनको ग्रहण लग सकता है। अब उसी पे आते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों देव ग्रह जो कि अदिति माता के ही पुत्र हैं। तो इनको जब समुद्र मंथन हुआ तो इन्होंने एक राक्षस को देव रूप में अमृत का पान करते देख लिया। अमृत का जब पान किया राक्षस ने, तो इन्होंने विष्णु भगवान को शिकायत कर दी कि ये देव के रूप में राक्षस है जिसने अमृत का पान कर लिया है। जब विष्णु भगवान ने देखा तो उन्होंने अपने सुदर्शन से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। अब दोनों, क्योंकि अमृत जो है वो कंठ के नीचे जा चुका था, तो अमर हो गया था वो राक्षस, तो उसके सर को राहु और धड़ को केतु का नाम दिया गया। तो अब क्योंकि ये मर तो सकते नहीं थे, तो बाद में इनको काल्पनिक ग्रह, छाया ग्रह की उपाधि दे दी, श्रेणी में रखा गया कि ये शैडो हैं। ये देखा जाए तो ये भी मनुष्य को कहीं ना कहीं नॉलेज, ज्ञान देने का ही काम कर रहे हैं, सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके प्रायश्चित, उसकी परीक्षा लेने में राहु और केतु का बहुत बड़ा योगदान है। तो राहु केतु को अब क्योंकि गुस्सा था उनको सूर्य और केतु से,
तो वो उनको मारने के लिए दौड़ पड़े या उनको खाने के लिए। तो उनको ये एक समय दिया गया कि भाई एक समय आएगा जब तुम इनको ग्रहण लगाओगे। कोई देवता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी यक्ष कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो भगवान है चाहे वो देवता है। तो वो समय दे दिया गया। अब वो कुछ समय के लिए जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि उस समय अशुद्धि बढ़ जाती है, यानी कि सूर्य के तेज से, सूर्य का तेज इतना पावरफुल होता है कि जब वो धरती पर पड़ता है, जैसे कहते हैं धरती के ऊपर के अंधकार को समाप्त करने के लिए सूरज की कुछ किरणें ही काफ़ी हैं। धरती पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो अंधकार समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही जहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारी जगहों पे कहते हैं ना, चोट लग गई, अब उसमें पस पड़ रहा है तो इसको थोड़ी देर धूप में लेके बैठ जाओ, इसको खुला छोड़ो, क्योंकि सनरेज पड़ने से भी बहुत सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। एक तापमान तो है ना सूर्य का कितना तेज, लेकिन जब वो ग्रहण पड़ता है तो उसकी जो सनरेज इस धरती के ऊपर पड़ती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं जिसके वो घाव है, जिसकी बॉडी पे, या जिसको प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है, जिसकी कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है, उसके लिए ये बड़ी विनाशक हो सकती है। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ में से ये 333 लोग हैं जिनके लिए विनाशकारी है, और ये विनाशकारी तो होगा, लेकिन उनको क्योंकि समझाया नहीं जा सकता, इसलिए ये बताया गया कि सूर्य ग्रहण के समय पे कुछ भी ऐसा ना करो जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो। इस समय सूरज पीड़ित होते हैं। अब जैसे आपके पिता बहुत रिच हैं, बहुत आपकी टेक केयर करते हैं, अब किसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो अब आप इंतज़ार करोगे उनके ठीक होने का, उनके लिए वो सारी चीज़ें, सारे साधन जुटाओगे कि जिससे वो ठीक हो जाएं, या अपने यूरोप ट्रिप के लिए उनसे पैसे मांगोगे? आप कोशिश करोगे कि मेरे फादर अभी कैसे ठीक हो जाएं, तो उसके लिए आप भगवान के मंदिर में भी, आपकी आस्था नहीं भी होगी ना तो भी उस समय पे आस्था कि भगवान मैंने तुझे कभी नहीं माना, लेकिन आज मैं तेरे दर पे आई हूँ। अब ये उल्टा हो गया कि हम कई बार भगवान की परीक्षा लेने कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा फिर तुम मुझे 2 किलो प्रसाद चढ़ाओ। हम अपने आप ही अच्छाई करते हैं और अपने आप ही बुराई करते हैं। भगवान मेरी ये विश पूरी हो गई, मैं 5 किलो लड्डू का प्रसाद बांट दूंगा। तो देखा जाए भगवान हमारा विश्वास है, और ऐसे ही इस समय जो सबसे प्रत्यक्ष देवता हैं, सबसे पावरफुल जो देव हैं वो सूर्य हैं, दूसरे चंद्रमा हैं। तो जब इनको ग्रहण लगता है तो ये हमारे उन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिनकी कुंडली में ये सपोर्टिव नहीं है। तो ग्रहण के समय पे कहा गया कि वो लोग थोड़ा सा टेक केयर रखें। अब जैसे भगवानों के लिए कि हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो जैसे वहाँ पर पंचामृत रखा है, वहाँ पर प्रसाद रखा है, वहाँ पर और भी चीज़ें रखी हैं, या भगवान की एक ओरा है, भगवान की एक एनर्जी है, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर ये सनरेज भगवान के ऊपर पड़ेंगी तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ डर है। भगवान को किसी का भी डर नहीं है। भगवान की आप पूजा करो या ना करो, भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अच्छे हो, भगवान को इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा है। आप सच्चे हो, भगवान को इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा है। आप अपने कर्म सिद्धांत का अनुसरण ठीक से कर रहे हो, भगवान को इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा है। और भगवान आपको कभी भी ऐसा नहीं कि भगवान को आप कोसने लग जाओगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान कभी श्राप नहीं देते। कभी आपने ऐसा सुना ही नहीं होगा कि इसने पूजा नहीं करी और इससे भगवान नाराज हैं। लोग अपने आप खुश हो जाते हैं, अपने आप ही नाराज हो जाते हैं। ये तो मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है, पर ये प्रवृत्ति उत्पन्न किससे होती है? इसमें बहुत बड़ा रोल चंद्रमा और सूर्य का ही है। सूर्य हमारी पूरी बॉडी में हमारी आत्मा के रूप में है, हमारी आत्मा के रूप में है। हमारा मस्तिष्क, हमारे सर में दर्द, ये सब सूर्य से देखा जाता है। चंद्रमा हमारे शरीर में मन है। तो जब ग्रहण पड़ता है तो इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर प्रभाव बहुत अच्छा भी और बहुत नेगेटिव भी। जिनका सूर्य वीक हो, जिनका चंद्रमा वीक हो, अगर चंद्र ग्रहण लगाए, और जिनका चंद्रमा वीक हो या जिनकी कुंडली में चंडाल योग, ग्रहण दोष लगा हो, या चंद्र शनि से पीड़ित हो, तो उस समय उन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा टेक केयर करनी चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा उन लोगों की लाइफ में ये विनाशक हो सकती हैं। बट
फिर भी सब लोगों की कुंडली तो हमें पता ही नहीं। हाँ, नहीं, मैं ये तो समझ पाई आपकी बात से कुणाल जी कि क्योंकि साल में 2 से 3 चंद्र ग्रहण भी पड़ता है, 2 से 3 सूर्य ग्रहण भी पड़ता है, और हर बार ये संभावना कम ही बनती है कि हर कोई अपनी कुंडली दिखा पाए। तो एहतियातन शायद ये कहा गया कि सभी लोग अगर उतनी देर के लिए ताकि वो 333 लोग भी बेचारे उस पीरियड में बच जाएं। ये मैं समझ गई। पर इसके साथ मुझे अब आप ये भी बताइए कि अगर शनि राशि परिवर्तन कर रहा है, अगर बुध मेरी कुंडली में ठीक नहीं है और उसने राशि परिवर्तन किया, तो उसके प्रभाव से बचने के लिए तो किसी को नहीं कहा जाता कि घर में बैठे रहो, इतनी देर खाना मत खाओ। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप अगर कहूँ कि अभी ही शनि ने मार्च में राशि परिवर्तन किया, हम सब ये जानते हैं कि किसी राशि की 7.5 खत्म हुई, किसी की शुरू हुई। मैं समझना ये चाहती हूँ कि अगर सूर्य भी एक ग्रह है, अगर चंद्रमा भी एक ग्रह है, आपने पहले सवाल का जवाब बहुत साइंटिफिकली मुझे समझाया, अब इसका भी आप मुझे समझाएं थोड़ा, और मेरे व्यूवर्स की क्लैरिटी के लिए भी, कि क्यों शुक्र, बृहस्पति, शनि, इनका राशि परिवर्तन हमें घर पर कैद नहीं करता, हमारा खाना पीना नहीं रोकता, हमें उसे मत देखो ये नहीं कहता, लेकिन क्यों ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ही होता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि आपका ये सवाल ना लोगों को शायद पता है, जब आपने ये सवाल शुरू किया या कहीं ना कहीं जब आपने ये सोचा होगा ना ये क्वेश्चन मैं करूं, तो मेरे मन में आया कि ये भी एक सवाल होना चाहिए ताकि ये लोगों को, और देखो वही सवाल आपने किया, तो इसको क्या होता है कि कभी कभी जब हमारे सराउंडिंग ईश्वर की शक्तियाँ होती हैं तो हम कभी कभी वही सोचते हैं जो सामने वाले के मन में चल रहा होता है। ये मैंने, आप सोचोगे नहीं, एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत बार अपने जीवन में देखा है कि मैं तो जनरली कुंडली देख करके मैंने कुछ शब्द बोले और उसने को बोला मेरा तो यही क्वेश्चन था। तो मैंने ऐसा नहीं कि कोई मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैंने तो जनरली बोला। क्योंकि कुणाल जी आप तो, मैं इसमें कोई बड़े वाली बात नहीं है, मैंने तो जनरली सबसे बड़ी चीज़ मुझे यही दिखी तो मैंने आपसे शेयर कर ली। वो कह रहा मेरे मन में यही था और मुझे यही पूछना था। तो अभी जैसे मेरे मन में था कि आप ये सवाल करो और आपने देखो वही क्वेश्चन कर लिया, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ख़ास तौर पर उन सभी एस्ट्रोलॉजर के लिए भी जो अभी एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य के बारे में तो हमें बताया गया है कि ग्रहण लगेगा, इनसे बच के रहो, पर बाकी हर रोज़ कभी शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कभी वो वक्री हो रहे हैं, कभी वो मार्गी हो रहे हैं, कभी बुध, कभी मंगल, कभी और भी सारे ग्रह। तो सूर्य के लिए क्यों? तो इसका दोस्तों सबसे इजी उदाहरण ये है कि जब दो सेनाओं का आपस में युद्ध होता है तो युद्ध के समय राजा भी होता है। कई बार आपने देखा है कि राजा भी, जब बड़ा युद्ध होता है तो राजा भी युद्ध करने के लिए जाता है। अगर सेनापति ने या सेना के कुछ स्ट्रांग सैनिकों ने दूसरी सेना के राजा को बंदी बना लिया तो आपने देखा होगा कि युद्ध रुक जाता है कि अब हमारा राजा तो बंदी हो गया, अब सब नतमस्तक हो जाते हैं कि सब अपने हथियार डाल दो। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही सारे ग्रहों में जो राजा है वो सूर्य है। सूर्य जितना बलशाली, सूर्य जितना पावरफुल ग्रह कोई दूसरा नहीं है। सूरज से ही सारे ग्रह पावर लेते हैं, अपना प्रभाव हमारे बॉडी के ऊपर डालते हैं। अगर सूरज निकलना ही बंद कर दे, उदय होना ही बंद कर दे, तो सारे ग्रह प्रभाव विहीन हो जाएंगे, फिर उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, फिर कुंडली की नीड नहीं पड़ेगी, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। आज अगर सूर्य खत्म तो समझ लो हमारा जीवन भी खत्म। ऐसे सूर्य हमारी बॉडी में कहां पर है? हमारा शरीर एक ही चीज से चल रहा है, वो बताओ कौन सी है? हृदय। हृदय। यानी कि हमारी आत्मा जब तक हमारे शरीर में है हमारी बॉडी काम कर रही है। जब आत्मा शरीर से निकल गई तो सारे ग्रह हैं तो हमारी बॉडी में, जैसे सूर्य आत्मा के रूप में है, चंद्रमा मन के रूप में है, बुध वाणी के रूप में है, मंगल भुजाओं में जो बल है इसके रूप में है, शनि हड्डियों के रूप में है, शुक्र औज के रूप में है, सुंदरता के रूप में है, जुपिटर हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है उसमें जो स्मृतियां हैं उसके रूप में है। स्मृतियों को लाने वाले भी इक्ष्वाकु वंश के राजा मनु थे, जो
इन स्मृतियों को, ये जो विलुप्त ना हो जाएं, कि हमें चीज़ें याद रहें, तो मनु ही इस धरती पर लाने वाले पहले मनुष्य थे। तो ये सारे ग्रह सूरज से ही संचालित होते हैं। सूर्य देव अगर निकलना बंद करते तो सबका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन अगर हम आत्मा के बाद दूसरी सबसे पावरफुल बात करें तो वो है हमारा मन। अगर एक बच्चा पागल है वो घर को आग लगा सकता है, वो तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। जैसे कि मार्कंडू एक ऋषि थे, कोई संतान नहीं थी उनको, उन्होंने इस बात के लिए कभी कोई खेद भी नहीं जताया, शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अब उनकी पत्नी ने एक दिन बोला कि आप शिव के इतने बड़े भक्त हो कि इतना समय हो गया, हमारे एक भी संतान नहीं हो, एक बच्चा ही मांग लो उनसे। तो जब जिद बार बार जिद बनती चली गई तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने तपस्या की। थोड़े तप के बाद शिव भगवान प्रसन्न हुए और उनसे कहा भी वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे को अपनी पत्नी के लिए एक टेक केयर के लिए एक बच्चा चाहिए। तो शिव भगवान ने बोला कि तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है। तो कि शिव भगवान ने बोला कुछ और मांग लो। तो उन्होंने बोला कि और कोई विश नहीं चाहिए, बस एक यही विश चाहिए थी। अब ये अगर नहीं है किस्मत में तो और कुछ, प्रभु आपका सब कुछ है। तो अब भगवान शिव क्योंकि आए हैं तो उनको देना तो था ही। तो जब वो नहीं माने और कोई विश नहीं मांगी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। एक संतान जो 100 वर्ष की होगी लेकिन पागल होगी, 100 वर्ष की होगी, जिसकी आयु 100 वर्ष की होगी लेकिन पागल होगी। दूसरी संतान 14 वर्ष की होगी लेकिन 14 वर्ष की आयु में विद्वान होगी, सभी वेदों का ज्ञान वो अर्जित कर लेगी। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी संतान चाहिए? सुख नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम इसके अलावा कुछ मांगे नहीं रहे। तो उन्होंने कहा प्रभु 100 साल के बच्चे को अगर वो पागल होगा तो हमारे बाद उसकी टेक केयर कौन करेगा? तो हमारे लिए तो और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हमें तो वो 12-14 वर्ष का बच्चा ही दे दो, जो विद्वान होगा, तेजस्वी होगा, प्रतापी भी होगा। तो भगवान ने उनको वरदान दिया और उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय जी का नाम सुना होगा आपने। जब ये 12 वर्ष के हुए तब इनके पिता मार्कंडू ने और उनकी पत्नी ने सब कुछ उनको सच सच बताया कि तुम्हारी जो आयु है वो सिर्फ 16 वर्ष की है और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद। तो उनका पिताजी मैं 2 वर्ष अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जंगलों में उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया, शिव भगवान की तपस्या शुरू की और धीरे 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 शालिनी जी आपको तो नॉलेज होगी, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का उदीयमान कर डाला। इजाद करने वाले इस मंत्र को मार्कंडेय ऋषि ही थे। उन्होंने इस मंत्र से शिव भगवान को इतना प्रसन्न कर लिया कि जब यमराज के दूत आए तो उनकी तो हिम्मत ही, वो तो उनको टच ही नहीं कर पाए, इतनी उनकी ऑरा थी। तो जब यमराज स्वयं आए तब उन्होंने देखा कि उन्होंने जो अपना पाश, मृत्यु का जो पाश जो उनके ऊपर फेंका, तो उन्होंने शिव भगवान की कोली भर ली कि हे प्रभु आपसे ऊपर तो कोई है नहीं, अब आप ही बचाओ या जो भी है। और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने लगे। शिव भगवान प्रसन्न हुए, यमराज को सबक सिखाया, उनको रोका और मार्कंडेय ऋषि को अभय वरदान दे दिया। अभय वरदान क्या दिया कि जिसकी मृत्यु ही ना हो सकती हो, उनको चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। और ये कहा कि ये कभी 16 वर्ष कंप्लीट ही नहीं करेंगे, भाई अभी कुछ क्षण तो बाकी है ना, ये इसी अवस्था में रहेंगे, इसी एज में रहेंगे और ये इस 16 वर्ष को कंप्लीट ही नहीं करेंगे। तो 16 वर्ष के बाद मृत्यु होगी ना, जब 16 वर्ष जिएंगे ही नहीं, पूरा कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो वो अमर हो गए। वो आज भी कहते हैं ना 8 चिरंजीवी हैं, जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि भी अमर हैं। और मैं बता दूं अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के एक पुत्र थे। वैसे तो 3 दुर्वासा ऋषि उनके पुत्र थे, दत्तात्रेय उनके पुत्र, एक चंद्र देवता। ये त्रिदेवों की ही संतानें हैं। चलो ये हम लंबी कथाओं में नहीं जाते। तो इनको ये वरदान
जो चंद्रमा जो हैं, चंद्र देवता को जब प्रजापति दक्ष ने क्षय होने का श्राप दिया, तो दधीचि ऋषि, अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता, इन सभी के कहने पर, सप्त ऋषियों के कहने पर, तब मार्कंडेय ऋषि ने इस मंत्र को सार्वजनिक किया और चंद्र देवता के प्राण भी इसी मंत्र से बचाए गए। अब चंद्रमा देखो, चंद्रमा आपको पता है सबसे पहले शरीर, ये जो इन्फेक्शन है ये किसको हुआ था? ये चंद्र देवता को हुआ था। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला जो इन्फेक्शन था, शरीर गलना जो हुआ था शुरू, वो चंद्र देवता को प्रजापति दक्ष के कारण, जो शिव भगवान के ससुर भी हैं, तो उन्हीं की श्राप की वजह से हुआ। तो इसीलिए देखो आप 15 दिन जो चंद्रमा घटते हैं और फिर 15 दिन चंद्रमा बढ़ते हैं, तो प्रजापति दक्ष का श्राप, उसकी वजह से चंद्रमा छिपते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं। तो बाद में इसी महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण से चंद्र देवता को भी अभय वरदान दिया और अपने मस्तक पर, माथे पर, जटाओं में जगह भी दी। तो चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे शरीर में मन के मालिक हैं। तो अगर चंद्रमा वीक हो जाए तो मनस्थिति वीक हो जाती है। तो जिसकी मनस्थिति वीक हो वो तो अपने घर में ही आग लगा सकता है, वो तो धरती को भी जला के राख कर कुछ भी कर सकता है वो। तो इसलिए हमारे शरीर में हमारे मन का और हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए आत्मा का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बाकी ग्रहों की वैल्यू है, फिर बराबर है। तो इसलिए हम बाकी सारे ग्रहों की बात नहीं करते, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की बात की जाती है कि इनका ग्रहण हर मनुष्य के ऊपर, अगर किसी के पेट में बच्चा है, आज बहुत सारी लेडीज को ये पता नहीं है कि जब पेट में बच्चा हो और ग्रहण का समय हो, उस समय काटने, प्याज काटना, लहसुन काटना, सब्जियां काटना, फल काटना, कुछ भी काटने की चीज़ें, सिलने की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर पड़ता है। और अगर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण आपकी कुंडली में भी बना हुआ है और 5वां घर आपका पीड़ित है, 5वां घर आपका नीच का बैठा है, 5वें घर पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो आपके लिए तो और ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा अपनॉर्मल बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड बच्चे इस दुनिया में बहुत हैं। मन स्थिति जिनकी वीक होती है, मन स्थिति से जो पीड़ित होते हैं, ऐसा बच्चा अगर किसी घर में है तो ये उस परिवार से ही आप समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम, कितना जीवन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ, बट हर माँ बाप यही सोचता है कि कल को जब हम नहीं होंगे तब इस बच्चे की टेक केयर कौन करेगा। तो यही है कि जब चंद्र ग्रहण पड़े और सूर्य ग्रहण पड़े तो हमें ज़्यादा टेक केयर करनी चाहिए। और उस समय एक सबसे अचूक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कहते हैं कि आपको अगर आपके कुंडली में ग्रहण लगा है तो आपको चाहिए, जैसे मैंने बोला ना, पिता जब हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हमारा फर्स्ट उद्देश्य उनको ठीक करना, तो ऐसे ही जब चंद्र को ग्रहण लग रहा हो, सूर्य को ग्रहण लग रहा हो, तो हमें उनके लिए इस मंत्र को चैंट करना चाहिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस मंत्र का चैंट करना चाहिए। चंद्र देवता, चंद्र ग्रहण के समय चंद्र देवता, ताकि उस ग्रहण को ही हमें 2 मिनट लगे कि ग्रहण लग रहा है, 21 सितंबर को लगेगा और 7-8 सितंबर को लगेगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस समय चंद्र देवता और सूर्य देवता के ऊपर उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको झेल पाना इजी नहीं है। जैसे कि उस दर्द को हम बयान नहीं कर सकते। आज हमारी कोई सर्जरी होनी है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले हमें एनेस्थीसिया देता है। अगर वो एनेस्थीसिया बिना दिए हमें हमारी सर्जरी कर दे तो सोचो क्या हम उस कष्ट को नहीं झेल सकते। तो सोचो कि सूर्य और चंद्रमा को पूरा ग्रहण लगता है, यानी कि पूरा राहु और केतु ग्रस लेते हैं। मैं हालांकि मंत्र और लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आखिर में आपसे समझती, पर अच्छा हुआ बातों बातों में हमें एक पौराणिक कथा भी पता चल गई और मंत्र भी आप लोगों को मिल ही चुका है, जिसका जाप आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण न सिर्फ इस बार जो सितंबर में लग रहा है, मतलब 7 सितंबर 2025 और 21 सितंबर 2025, बल्कि ये हमेशा जितने भी ग्रहण पड़ने वाले हैं ये आपका
आपके काम आएगा ये मंत्र। हाँ, इन ग्रहण से देखो, ये इससे कोई अगर डराता है कि कुछ विनाशक नहीं होगा कुछ, क्योंकि ये खगोलीय घटना भी, इसको अगर कहीं तो गलत नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही है, हर साल होना है, हर 2-4 महीने में, साल में 1-2 बार ये ग्रहण होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे आप प्लेन में जा रहे हो, अब ट्रबुलेंस आ जाए तो उससे घबराना, अब वो तो वेदर पे डिपेंड करता है। हाँ। अगर और देखें, मुझे मतलब मैं भी पहले डरता था बहुत, फिर मैंने एक पायलट से बात की, पहले बहुत फोबिया था मुझे, तो मैंने जब बात की, मैंने कहा इस समय क्या होता है कि बाहर वो कहता है इस समय सबसे ज़्यादा जब आपका ट्रबुलेंस हो रहा है ना, तब प्लेन को कुछ नहीं हो सकता। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, बट वो भी वाइस वर्सा, कि सबसे सेफेस्ट मोड है फ्लाइट का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब वो ट्रबुलेंस होता है, तो जैसे वो एक नेचुरल घटना है, तो ऐसे ही कि मौसम खराब हुआ तो थोड़ा ट्रबुलेंस हो सकता है, ऐसे ही साल में सूरज और के चंद्रमा को एक बार ग्रहण लगता है, तो उस समय हमें उनकी मंत्र चैंट करके उनको बूस्ट अप करना चाहिए। चंद्र देवता का ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, सूर्य का ओम ह्रांग ह्रींग रोंग से सूर्य नमः, इनका मंत्र, या गायत्री माता का मंत्र, या जैसे ही मैंने बताया कि आप कृष्ण भगवान वासुदेवाय का मंत्र, ये तो यूनिवर्सल मंत्र है कि आप कभी भी किसी भी काम के लिए आप इस मंत्र का चैंट करोगे तो आपकी विश पूरी होगी। एक चीज़ कुणाल जी जो मैं हमेशा कहती हूँ और जिस पे मेरा बड़ा अगाध विश्वास है कि हमारे आसपास कुछ भी हो रहा हो उसका असर हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। पड़ोस में कोई नया शख्स आके रहने लग जाए, घर में आपके चाहे भले कोई नया आपने हेल्पर रखा हो, इन सब चीज़ों का ज़िंदगी में आपके असर, सोच पर असर होता है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि खगोलीय घटना भी जितनी होती हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है, तो उसका असर भी हमारे ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ पड़ता है। अब आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, उससे ज़्यादा लोगों की ये जानने में दिलचस्पी होती है कि बड़े लोगों के ऊपर, जो ख़ास लोग हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। ये ग्रहण का भी आई एम श्योर एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता होगा सभी के ऊपर। और लैपटॉप सामने रखा हुआ मेरे व्यूअर्स देख भी पा रहे हैं, ये कुणाल जी लैपटॉप लेके बैठे ही इसीलिए हैं ताकि वो आपको बता सकें। जितने वीआईपी लोग हैं उनका डेटा इसमें फीड है। और कुणाल जी इस समय तो देखिए देश में अब बिहार चुनाव की ही धुन सुनाई दे रही है, ताल ठोक रही हैं सारी पार्टियां। और अगर आप मुझे एक एक करके बताएं, तेजस्वी यादव के साथ अगर हम शुरुआत कर लें कि बिहार इलेक्शन में इस बार उनकी कुंडली क्या कह रही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए इतने बेहतर प्रदर्शन के बाद, तो इस बार क्या गद्दी पर पहुंचने का योग उनका बन रहा है, और क्या ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का कुछ असर पड़ने वाला है, क्योंकि तुरंत ही फिर इलेक्शन है जी। जो ग्रहण पड़ेगा उसका प्रभाव तेजस्वी यादव जी की कुंडली पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। बट अगर मैं जहाँ तक कुंडली की बात करूँ, तो उनकी कुंडली आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, जो ये चुनाव हैं, मैं इससे भी और नेक्स्ट के समय की बात कर रहा हूँ कि इनकी जो कुंडली है बहुत बली होने वाली है, बहुत पावरफुल होने वाली है। आज जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट लड़ रहा है, बीजेपी के अगेंस्ट कह लीजिए, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जन्म कुंडली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनका मुकाबला कई बार 100 लोग मिलके भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कुंडली में लगन में मंगल और साथ में चंद्रमा, वृश्चिक लगन कुंडली, सबसे बड़ा राजयोग जिसको मैंने अपने जीवन में अभी तक पाया, जितने भी, अगर मैं, क्योंकि मुझे ना बहुत शौक है, जितने भी वर्ल्ड के सुपर रिच लोग हैं, अगर 10% लोग होंगे तो समझ लो उसके 50% लोगों की कुंडलियां मेरे पास होंगी। और मैं स्टडी करता ही रहता हूँ, ये शौक था मेरा, पहले प्रोफेशन तो बहुत बाद में बना है, पहले सच में मेरा बड़ा शौक था और मैं इनको स्टडी करता ही रहता था। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अगर मैं देखूं, जो सबसे बड़ा योग है वो है अखंड साम्राज्य योग, इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा राजयोग है उसको बोलते हैं जैमिनी राजयोग और चंद्रमंगल महालक्ष्मी योग, बुध आदित्य, ये इक्वल से हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में लगन में चंद्रमा और मंगल, रूचक महापुरुष योग, पंच महापुरुष वाला योग भी इनकी कुंडली में बन गया, और साथ में महालक्ष्मी योग। चंद्रमा नीच के तो हैं, वो मेडिटेशन कितना करते हैं,
उससे उन्होंने चंद्रमा पर जितने भी हमारे ऋषि मुनि होते थे, सबसे पहले वो मेडिटेट करके अपने आप को, अपने मन पर विजय पाते थे, ताकि उनके मन में भ्रम उत्पन्न ना हो, मन में कोई ख्याल ना आए जिससे उनकी तपस्या टूटे। तो चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग ये पैसा देता है। अब क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? देश को, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये महालक्ष्मी यानी कि देश के लिए अभी शायद इस इंडिया के, भारत के नेताओं को ये समझ नहीं आएगा कि हमारे देश की ग्रोथ के लिए इनकी कुंडली कितनी अच्छी है। मैं एक पर्सनल व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके स्टार भी अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होएगा ना, तो वो भी बताएगा कि इनके जो स्टार्स हैं हमारे देश को अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छे हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा, आज देखिए 15 साल तो अब होने ही जा रहे हैं ना, इतना कभी पहले रहा नहीं किसी का। अभी तक जब से ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद इतना लंबा टर्म किसी को नहीं मिला। उसकी वजह कि इनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद इनके 5वें घर में राहु और 11वें घर में केतु सूर्य का ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण का इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी पड़ेगा कि देखिए कितना भी अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल उठाते, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो एक बड़ा डिसीजन था। 370 आर्टिकल, ये जो कश्मीर का मुद्दा था, देखिए कितनी चीज़ें धीरे धीरे करके ये देश हित के लिए कितने बड़े बड़े निर्णय लेते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनके ऊपर उंगली उठा देते हैं, यानी कि इनके किए कराए पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं। इसी को तो ग्रहण कहते हैं। अगर आज आपकी शादी हो गई, हाँ, मेरी शादी हो गई। आप अपनी ससुराल पक्ष के लोगों के लिए जी जान एक करके रखती हो, अपने ससुर जी के लिए, अपनी सास के लिए, अपने पति जी के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपना सब कुछ अपनी इन लॉज फैमिली को दे दिया, और आपको ये सुनने को मिल जाए अपने परिवार में किसी सदस्य से कि ये तो कुछ नहीं करती, तो आप हर्ट होंगे कि नहीं होंगे? बट ये किसके साथ होगा और किसके साथ नहीं होगा, ये डिसाइड करते हैं आपके स्टार्स। किसी को यश मिलता है, किसी को अपयश मिलता है, किसी को अच्छा करने के बाद भी अपयश मिलता है, किसी को बिना कुछ करे भी यश मिल जाता है। लेकिन कहते हैं कि कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। जिसकी जन्म कुंडली में अगर यश के कारक ग्रह हैं, बुरा करके भी जिसको यश मिलता हो, बुराइयां करके भी, फ्रॉड करके भी, षड्यंत्र रच के भी जो आज पैसे कमा रहा हो, अभी शनिदेव का न्याय प्रबल नहीं हुआ। जब प्रबल होगा तो सब विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे देश के जो पीएम हैं, उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। इनके लिए इनसे ऊपर की कुंडली कोई चाहिए, तब जाकर के आपको विजय प्राप्त हो सकती है। अब क्योंकि इनका 3rd टर्म काल है, आगे आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए शायद अभी दूसरी पार्टियां इस बार मजबूत नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी तो ये 2.5 साल और उसके बाद 2.5 साल शनि इनका देखें तो शनि जो है इनके 6ठे घर में चले जाएंगे, और 6ठे घर में शत्रु हंता हो जाते हैं शनिदेव। शत्रु, रोग, ऋण, मुसीबतें, परेशानी, षड्यंत्र, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई, झगड़े, कलेश, ये सब 6ठे घर से देखे जाते हैं। जब शनि 6ठे घर में जाएंगे तो कोई भी प्रबल हो ही नहीं पाएगा। तो 2.5 साल शनि इनके और प्रबल रहेंगे। हो सकता है कोई ऐसा नियम आ जाए कि अगले 5 साल फिर यही पीएम रहेंगे, लेकिन कहते हैं हर इंसान की एक एज भी डिसाइडेड है। तो आगे आने वाले समय में जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो आज नहीं तो कल भविष्य में उनकी कुंडली भी कुंभ लगन कुंडली, और कुंभ लगन कुंडली भी वृश्चिक लगन के बाद तीसरी सबसे पावरफुल कुंडली होती है। तो आने वाले समय में वो बहुत नेम फेम कमाएंगे, और राजनीति के जो भी पैरामीटर चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, भविष्य में उनको भी समझ आएगा कि आज जो जनता है उसको काम चाहिए। काम नहीं दोगे तो एक बार तो आप आ जाओगे, लेकिन नेक्स्ट फिर रिपीट नहीं हो सकते। तो उनकी कुंडली भी ऐसी है कि मैं बोलूं तो आने वाले समय में वो भी देश हित में काफ़ी काम करेंगे, क्योंकि उनका जुपिटर 5वें घर में बैठा है। उनकी बुद्धि चेंज होगी, उनके डिसीजन ठीक होंगे। अभी थोड़े से युवा हैं, जब वो मिड एज में जाएंगे, यानी कि 35-40 जब क्रॉस करेंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, और देश की, अपने राज्य की, बिहार की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा
योगदान रहेगा। मैं कुणाल जी बस 1 मिनट आपको रोक रही हूँ क्योंकि तेजस्वी यादव वैसे ही 35 के हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि इतना आप गोलमोल क्यों जवाब दे रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि अभी बिहार की गद्दी अभी पर तो काबिज होने का योग है? उनकी गद्दी पे बैठने का अभी तो देखो समय नहीं आया है, अभी उतना स्ट्रांग समय नहीं है। लेकिन वो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर बोलूंगा कि उनके सितारे बुलंदी पर हो सकते हैं, बट अभी उनका समय बहुत अच्छा नहीं है। अभी की तो अगर मैं बात करूं, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे बिहार को देखने को मिलेगी वो है प्रशांत किशोर जी की। प्रशांत किशोर जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, उनका वृश्चिक लगन चार्ट है, और राजनीति में अभी जितने बड़े चेंजेस होने वाले हैं, कहीं ना कहीं लालू जी की पार्टी हो या और भी दूसरी जो पार्टियां हों, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं प्रशांत किशोर जी। देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए मुसीबत नहीं है। बीजेपी की अपनी जितनी वोट्स उनको चाहिए वो उनको मिलेंगी, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो मुख्यमंत्री बनेंगे उस उस पद पर किसी को बिठाने में एक अच्छी और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अच्छा, किंग मेकर रह सकते हैं? किंग मेकर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सपोर्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहीं से उनको बेनिफिट मिल सकता है और उनके पास उनके समीकरण भी ऐसे ही हैं और उनके पास इसका अलावा कोई रास्ता भी नहीं होगा। फिर जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनकी कुंडली भी थोड़ा अध्ययन करके बताइए कि दोबारा फिर बैठने वाले हैं गद्दी पर कि नहीं? जी, जब तेजस्वी नहीं, प्रशांत किशोर नहीं, तो फिर कौन? देखिए, इस बार जो मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी का भी जो मैं देख रहा हूं कि इस बार उनके भी स्टार जो है बहुत फेवरेबल नहीं है। उनकी कुंडली में इस समय शनि मीन राशि में, उनके गोचर की अगर मैं बात करूं तो 10th हाउस में विद्यमान है, और जब उनका जन्म हुआ था अगर हम देखें उस जन्म के समय की कुंडली, तो शनि उनके 4th हाउस में यानी कि अपने से अपोजिट बैठे। मीन राशि में शनि इस भाव में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर रुके हुए फल देंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, आपने देखा होगा पहले कि वो बहुत बार उन्होंने बेपैंदी के लोटे जैसी स्थिति चीज़ें अपनाई हैं, और कब किस पार्टी में से जुड़ जाएं, कब किस पार्टी को छोड़ के चले जाएं, तो उनकी यही वजह उनके लिए मुसीबत का कारण बनेगी। नीतीश कुमार जी के 50% चांस हैं, और 50% हो सकता है कि बीजेपी अपने किसी प्रतिनिधित्व को, डिफरेंट किसी प्रतिनिधित्व को सीएम की कुर्सी पर बिठाए। तो कुल मिला के ये जितनी कुंडली आपने पढ़ी है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट है, बीजेपी का ही कैंडिडेट जो कुर्सी पर बैठने वाला है, जी। जो राज करने वाला है बिहार में। तो बिहार के लोगों, इस प्रेडिक्शन के ऊपर आपकी क्या सोच है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपकी मन की बात हो जाएगी, या आप कुछ और रिजल्ट चाहते हैं? वो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब अगला जो राज्य है वो है बंगाल, जहाँ पर चुनाव होने वाला है। ममता दीदी पिछली बार भी बड़ी दमदार थी, और लग तो नहीं रहा है कि बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आएगी, है क्या ऐसा? जी, देखिए, जैसे अभी ये ग्रहण लग रहा है, ये ग्रहण उनके लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। कहते हैं ना कि ये समय समय की बातें हैं, कि इस समय उनके सितारे भी बहुत स्ट्रांग नहीं हैं। मेष लगन कुंडली है, काल पुरुष कुंडली है, उनका शनि जो है लग्नेश, उनका जो शनि है दशमेश होकर के अपने से दसम पोजीशन पे बैठा है। और कोई भी ग्रह जब अपने से दसम बैठता, दसम होता है ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटीज़, जितनी भी सक्सेस होती है राजनीति को लेकर के। इसमें अगर मैं भाव की बात करूँ तो 10th भाव का बहुत बड़ा रोल होता है, या फिर तीसरे भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। राहु का और शनि का, सूर्य का राजनीतिक चीज़ों में, सक्सेस में बहुत बड़ा रोल माना गया है, कि आप विधायक तो हैं, पर उन विधायक में कितनों को कैबिनेट मिलेगी, उन कितने लोग वहाँ से अपग्रेड होकर के नेक्स्ट सांसद के लिए चुने जाएंगे, कितने लोग जो है गृह मंत्रालय तक, वित्त मंत्रालय तक, या फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंचेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं सूर्य का, ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी इस पीरियड में उनके भी जो स्टार्स हैं बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के स्टार इस बार इतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि देखा जाए तो मेष लगन कुंडली इनकी भी है,
और वृश्चिक लगन कुंडली नरेंद्र मोदी जी की भी है। दोनों के लगन के स्वामी मंगल हैं। उनकी कुंडली में मंगल लगन में रोचक महापुरुष योग बना करके बैठे हैं, और इनकी कुंडली में जो लग्नेश हैं अपने से एकादेश 11वें घर में बैठे हैं, तो पोजीशन तो इनकी भी अच्छी थी, कुंडली तो इनकी बहुत स्ट्रांग है। तो इस वजह से देखिए इतनी बार ये मुख्यमंत्री और इन्होंने पद भी पा लिया। लेकिन इस बार क्योंकि गोचर में शनि की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इनको, गोचर के शनि का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और शायद या तो बहुत ही मिनिमाइज लास्ट चीज़ों से, लास्ट पोजीशन से वो शायद अपनी पोजीशन बचा लें, नहीं तो मेरे को लगता है कि इस बार वहाँ पर भी अगर बीजेपी ने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, थोड़ी सी भी अगर चालें समझ ली, तो बीजेपी की सरकार बनना संभव है। बिहार में भी बीजेपी, बंगाल में भी बीजेपी, बहुत जगह। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में हर जगह कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को आने के लिए अपने सुपीरियर या स्ट्रांग हॉरोस्कोप वाले कैंडिडेट को उनके अगेंस्ट लाना पड़ेगा, नहीं तो सभी के लिए मुसीबत है। वो भी देख ही लेते हैं ना फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी, अगर आप कुंडली देख के राहुल गांधी जी देखिए, जैसे मैंने देखा सोनिया, मैंने पहले भी अभी अपने एक पॉडकास्ट में, क्योंकि चर्चा हुई थी सारी राजनीति से रिलेटेड, तो मुझे इसलिए याद है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, इन सभी की कुंडलियाँ देखी थी। सोनिया गांधी जी की जब कुंडली देखी तो उनके 5वें घर में पाप ग्रह बैठे, शुक्र शनि राहु केतु। इनमें से कोई भी ग्रह 5वें घर में बैठ जाए तो उसको सेल्फ ऋण, स्वदोष ऋण दोष कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दोष है। ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के फल भोगने अगर आया है तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी आया है। तो जीवन में एक बार उसको सब कुछ तो मिलता है पर बहुत कुछ उससे छूट जाता है, या बहुत कुछ तो मिलता है पर सब कुछ नहीं मिल पाता। ये इस तरह की बातें इनके साथ हुई हैं। जैसे वो पावरफुल थी एक समय पे, लेकिन पीएम नहीं बन पाई। पावरफुल थी लेकिन उनको पति सुख नहीं मिला, उनके बहुत सारे सुख उनसे अलग हो गए। उसके उन सुखों की वजह अगर देखें तो जन्म कुंडलियों से बयान होती है। अगर कोई सही, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कुंडलियों में मिस हैपनिंग्स हैं, अगर सही समय पर वो समाधान कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, तो शायद अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। वरना क्या ऐसा नहीं है ना कि कोई राजनेता है तो बीमार नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बट स्टार्स हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे हम जो ज्योतिष की बातें कर रहे हैं, ये केवल एक कोशिश है। ज्योतिष क्या है? एक कोशिश मात्र है जो हमें आने वाले समय के बारे में बताता है, या बताती, ये कैलकुलेशन कोशिश ही तो है, बट ये डिसाइडेड नहीं है। अब मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरी चीज़ें कई बार मैं वही बताऊँगा जो होने वाली हैं। तो ये बहुत चीज़ें आपके अपने कर्मों पर भी निर्भर करती हैं। तो ये कर्म सिद्धांत हर किसी के ऊपर लागू है, चाहे वो पीएम है, चाहे वो सीएम है, चाहे वो व्यक्ति विशेष है, चाहे वो एक आम इंसान है, चाहे वो सड़क के किनारे ठेली पर कोई कुछ सामान बेच रहा है, या कोई मॉल के अंदर बहुत बड़ा शोरूम लेके बैठा है, सब पे ये एप्लीकेबल होती हैं बातें। तो अभी जो उनके स्टार्स हैं, वो जब तक सोनिया गांधी जी अपने उसका जो उनका स्वदोष ऋण दोष लगा है, जब तक वो उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगी, सही से नहीं ढूंढेंगी, तब तक उनके बच्चों को वो पदवी प्राप्त नहीं हो सकती। और ये देखिए कि इंदिरा गांधी जी के समय की भी अगर मैं बात करूं तो राजीव गांधी पीएम तो बने, भले कुछ समय के लिए बने, पर इंदिरा गांधी जी के बाद ही बने। तो ऐसे ही आज उनके जो स्टार्स हैं, जब तक वो उनकी कुंडली के 5th हाउस असेंडेंट और डिसेंडेंट दोनों को बताता है, दोनों के रिश्तों को बयान करता है, दोनों के रिश्तों संबंधों को के बारे में बताता है कि व्यक्ति का अपनी संतान से और संतान का अपने पिता से जो संबंध है वो 5th हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस हमारे पुण्य फल का भी है। तो कहते हैं ना, कभी कभी बीज बबूल का बोए तो आम कहाँ से खाए। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई सुख हमारे जीवन में होना चाहिए था बट मिला नहीं, पहले क्यों नहीं मिला? इंदिरा गांधी जी की अगर गोली से मृत्यु हुई तो उस समय के एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको क्यों नहीं बताया? हालांकि मैं भविष्य की, मैं यूनिवर्सल प्रेडिक्शन कम करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी मैं जिनके लिए काम कर रहा हूं, पहले उनके लेवल पे मैं उनको
अपग्रेड करके ले जाऊं। और ये भी भगवान ने लिखा हुआ है कब किसको किसके बारे में समझाना है। बट उस समय बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे उनको समझाने वाले। आज कोई बताता है कि मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने उसकी देखी, तो मेरे पिताजी इंदिरा गांधी जी के एस्ट्रोलॉजर थे, तो मैंने कहा फिर उनको बताया नहीं कि ये एक गोली से उनकी मृत्यु होगी। इसका मतलब तो फिर एस्ट्रोलॉजी में वीक थे ना आपके दादाजी, फिर उनका नाम आप क्यों ले रहे हो, या आप अपने पिताजी का नाम क्यों ले रहे हो? उन चीज़ों पे बात करो। तो ऐसे ही अगर आज कोई आपको अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए और आपको उसकी गाइडेंस से चीज़ें ठीक हो सके तो वो बहुत बेटर है। तो ऐसे ही सोनिया गांधी जी को सही गाइड करने वाला, सही बताऊं, अभी तक कोई मिला नहीं। अगर कोई मिलता, इनको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाता, तो शायद जितनी जगह पर इनकी सरकारें बनी वहाँ ब्रेक ना होती और अच्छी अपोजिशन पार्टी के रूप में कांग्रेस बनी रहती। लेकिन अभी वो स्ट्रांग अपोजिशन भी नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ समझना चाहूँगी कि आपने कहा जितनी जगह कांग्रेस की सरकारें गईं, वो अगर सोनिया गांधी को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलता है, उन्होंने रेमेडी की होती तो शायद वो नहीं होता। मैं समझना इसमें ये चाहती हूँ कि बीते कई सालों से पहले तो सोनिया गांधी अध्यक्ष है नहीं कांग्रेस की, तो क्यों उनकी कुंडली का इतना प्रभाव है, ये पहली चीज़। दूसरी बात ये कि जब अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकार जा रही है या केंद्र में वो नहीं आ पा रही है, तो क्या इसमें कांग्रेस की कुंडली भी कहीं देखी जाती है या सिर्फ अध्यक्ष की कुंडली का महत्व है? उसी की कुंडली देखी जाएगी जो आपकी पार्टी का राजा है। आज अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो आपसे या किसी से भी अगर मैं बात करूं कि बीजेपी ने आज इतनी पहचान क्यों बनाई, बीजेपी तो पहले भी थी बट आज ही पहचान क्यों बनाई, तो हर व्यक्ति यही बोलेगा कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो यानी कि इस समय जो बीजेपी के राजा हैं वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन लेके बैठे हैं, स्ट्रांग कुंडली लेके बैठे हैं। अब बात कांग्रेस की आती है कि उनके जो अध्यक्ष हैं आज कांग्रेस के, वो मेरे ख्याल से वो हैं जो साउथ के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन आपने देखा होगा कि वो अपने आप कोई निर्णय नहीं ले पाते। अगर वो अध्यक्ष पद पे तो बैठ गए लेकिन फिर भी अपने उनके निर्णय स्ट्रांगली नहीं बन पाते, वो नहीं ले पाते। यही एक वजह है कि कांग्रेस अभी प्रबल नहीं हो पा रही है। और मैं फिर से बता दूं कि जो भी कांग्रेस का टॉप लीडर होगा उसके लिए भी एक स्ट्रांग कुंडली वाला व्यक्ति ही चाहिए अगर उन्होंने बीजेपी से आगे कहीं ना कहीं पहुंचना है। इस लोकसभा चुनाव के पहले वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी। उस समय क्या आप राहुल गांधी की कुंडली देख रहे थे या तब भी आप सोनिया गांधी की कुंडली पर विचार कर रहे थे? तब दोनों की कुंडली देख रहा था मैंने तब भी मैं जानता था, मैंने कई अपने उसमें बोला था कि जो बीजेपी की जो सरकार बनेगी वो इतने सांसदों के साथ बनेगी, एक आइडियल। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो एक आइडिया के तौर पे मैंने बताया था। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो बोला वो कई बार हमारे मन में उत्पन्न विचारों से भी हमें पता चलता है कि आज हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में समझ रहे हैं और हमने कोई चीज़ किसी को बोली, वो हो गई। तो ऐसा कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी होता है। या देखो कई बार ऐसा होता है कि मैं जब समय देखता हूँ 22:22, 11:11, ऐसे सुपर पावर नंबर सामने आते रहते हैं। तो मैंने देखा है इसका मतलब होता है कि सुपर पावर नंबर जब आपको नज़र आ रहे हैं तो कुछ एंजल्स आपके सराउंडिंग हैं, यानी कि आपकी बातें ईश्वर तक या ईश्वर की चीज़ें आप तक वो पहुँचाने का काम करते हैं। तो मैं इन चीज़ों में थोड़ा बिलीव करता हूँ। तो कांग्रेस में उस समय राहुल गांधी जी की कुंडली भी महत्वपूर्ण थी और सोनिया गांधी जी की भी कुंडली महत्वपूर्ण थी। राहुल गांधी पहले कुछ निर्णय अपने दम पर ले तो पाते थे, लेकिन आगे जाकर के जब उनको ब्रेक मिलता था, जब उनको रोक दिया जाता था, तो धीरे धीरे वो भी कहीं ना कहीं अंदरूनी टूट गए। और धीरे धीरे इसीलिए कांग्रेस
अध्यक्ष पद से आउट भी हो गए। हाँ, अब अगर हम वापस बैक टू द पॉइंट आए, ये भूत की बात है अगर हम वर्तमान और भविष्य पर चर्चा करें, क्योंकि आपने तीनों की कुंडली देखी है, आपने बताया आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों की देखी है। अब अगर मैं राहुल और प्रियंका गांधी का कंपैरिजन आपसे पूछूं कुंडलियों का, तो दोनों में से किसकी कुंडली आपको ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, और क्या स्ट्रांग होने के नाते फिर भविष्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आप उन दोनों में से किसी को पहुंचता हुआ देख पा रहे हैं क्या? देखो, अगर मैं स्ट्रांग की बात करूं तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी की कुंडली काफ़ी स्ट्रांग है। उनकी कुंडली में मरकरी, जुपिटर और सूर्य का कॉम्बिनेशन एक साथ बना हुआ है। ये उनके केंद्र में बना हुआ है, ये बहुत अच्छा है। इनकी कुंडली में भी हंस महापुरुष योग बना हुआ है। फिर मंगल उनके 12वें घर में बैठे हैं। इनकी कुंडली में चंद्रमा नीच के, कई बार ये सोच के समझ के डिसीजन नहीं ले पाती, कंफ्यूज हो जाती है ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि चंद्रमा नीच के 8वें घर में, 6ठे घर में बैठे हैं और ऊपर से 12वें घर में शनि उसको 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा मेडिटेट करने की नीड है। बाकी केतु इनका 2nd हाउस में बैठा हुआ है, वाणी का घर होता है, वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, प्रभावशाली वाणी, स्ट्रांग वाणी भी कई बार कर देता है। तो अगर ये आने वाले समय में मैं बता दूं कि अगर दोनों से कंपेयर करूं तो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा निखार पाएंगी और ज़्यादा स्ट्रांग बना पाएंगी। बट इनको पहले अभी एक राज्य को ही पकड़ना चाहिए। जैसे अभी मैंने देखा है कि ये इन्होंने यूपी को ही स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, यूपी पर ही वो ज़्यादा फोकस कर रही है। पिछले चुनावों तो तक ऐसा था, अब तो वो सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं। देखिए, आ जी। चुकी हैं, लेकिन फिर भी जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा, जैसे मोदी जी का भी, अब मोदी जी के भी निर्णय और प्रियंका जी के निर्णय, दोनों निर्णयों में कहीं ना कहीं एक में प्रभाव, एक में वीकनेस आपको नजर आएगी। तो उन्होंने इस पर विजय पाई। मैं यहाँ पर ज्योतिष या उपाय की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कई बार मेडिटेट करके आप चंद्रमा पर विजय पा सकते हो। यानी कि आपको और स्ट्रांग होना पड़ेगा और ज़्यादा अपने आप को निखारना पड़ेगा। तो आने वाले समय में प्रियंका गांधी काफ़ी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन बना पाएंगी। कुछ एक चीज़ें मैं अपने व्यूवर्स के लिए वापस आपके की पॉइंट रिपीट कर दूं। पहला तो कुणाल जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, ये कार्यकाल वो पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत से ज्योतिषी कुणाल जी ये कह रहे हैं कि ये वाला कार्यकाल मोदी जी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपका प्रिडिक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मोदी जी की कुंडली को वो बहुत स्ट्रांग बता रहे हैं। दूसरा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आपने ये कहा कुणाल जी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए आपने ये कहा कि सोनिया गांधी की कुंडली के चलते उनके दोनों बच्चे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सोनिया गांधी की कुंडली में देख के और रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के भी बादल अभी भी मंडरा रहे हैं कुणाल जी, और हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो थोड़े तल्ख हो चुके हैं ट्रंप की वजह से। इन दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते क्या आगे भी तनावपूर्ण रहेंगे? क्या अमेरिका से भारत की दोस्ती टूटने वाली है? और क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा आगे? ये थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करूं तो कुंडली तो उनकी नो डाउट बहुत स्ट्रांग कुंडली है। जैसे 4 स्थिर लगन चार्ट में वृषभ लगन, मैं मानता हूं कि इससे स्ट्रांग पावरफुल कोई कुंडली नहीं होती। दूसरा लगन चार्ट है वृश्चिक लगन, 2nd टॉप पावरफुल लगन चार्ट है। 3rd कुंभ लगन, 4th सिंह लगन। तो जो डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली है वो सिंह लगन कुंडली है, और उनकी कुंडली में भी सूर्य लग्नेश होकर के 10th घर में विद्यमान है। तो देखिए, पहले भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, उसके बाद वो ब्रेक हो गए, और ये दूसरा भी ये कार्यकाल पूरा करेंगे। अब इनकी कुंडली में राहु और सूर्य का ग्रहण लगा हुआ है। पिछले 2-4-6 महीने से अगर देखें तो आपने देखा होगा कि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन 5th हाउस में बना हुआ था। 5th हाउस यानी 5th नंबर में, यानी कि सिंह राशि में। अब मंगल सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में 28 जुलाई की शाम को करीबन 7 समथिंग मिनट पर ट्रांजिट हो गए हैं, लेकिन केतु अभी भी विद्यमान है उनके लगन में ही। तो ट्रंप जी की कुंडली में लगन में जो केतु है, ये इनको कुछ ना कुछ इस तरीके से निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है, जिसका खामियाजा इनको आने वाले समय में भी भुगतना पड़ेगा। कि अब निर्णय तो ले लेते हैं, बोल तो देते हैं, अब उसको संभाल नहीं पाते। वो गलत सही, वो बहुत जल्दबाजी में आकर के
ये निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार अपनों से भी, सराउंडिंग जो इनके मित्र कंट्री हैं उनसे भी इनके कहीं ना कहीं रिश्तों को खराब कर सकते हैं। ये आने वाले समय में, क्योंकि सूर्य का घर है, सूर्य यश का भी मालिक होता है, लग्नेश होकर के अपने से दसम बैठे हैं, बहुत पावरफुल। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इनका स्टेटस, ओहदा बहुत बढ़ने वाला है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ती जाएंगी, बहुत मौके मिलेंगे। लेकिन अब जाते जाते अगले जो 17-18 महीने जब तक केतु आप इनके लगन में रहेगा, इनसे ऐसे ऐसे निर्णय करा के इनकी छवि को इतना दूबर कर देगा कि लोग इनको, वैसे तो इनका कार्यकाल अब समाप्त हो जाएगा, दोबारा इनके आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लोग इनको बर्दाश्त करना भी, लोगों के लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाएगा, लोग इनको पसंद ही नहीं करेंगे। अब उनको भी पता है कि नेक्स्ट तो आना ही नहीं है, लेकिन अपने निर्णयों की वजह से पूरे यूएस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी ये बन सकते हैं। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान की मैं बात करूं तो ये सिर्फ बातें हो रही हैं। अगर ये युद्ध होना था तो ये 28 तारीख से पहले हो सकता था। अभी जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हैं। 1% में अगर कुछ हो गया, कोई बहुत बड़ी कोई मुसीबत होगी, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम, कोई अकस्मात घटना घटी तो अलग बात है, नहीं तो ऐसे अभी सितारों के जब सबसे डेंजरस योगों में युद्ध टल गया, नहीं हुआ अभी, तो अब आने वाले समय में युद्ध नहीं होगा। और भारत बहुत स्ट्रांग कुंडली चार्ट लेके बैठा है, वृषभ लगन। और वृषभ लगन कुंडली, जैसा मैंने बताया, दुनिया की पावरफुल, कृष्ण भगवान जब धरती पर जन्मे थे द्वापर युग में, तो वो भी वृषभ लगन में ही जन्मे थे। तो ये स्ट्रांग कुंडली तो है ही सारी कलाओं के साथ। तो अभी भारत भी सभी कलाओं के साथ ऐसा ही है। मैं ये भी आपको बता दूं कि अब ये ना प्रेडिक्शन ऐसी है कि इसका महत्व शायद नहीं होगा क्योंकि ये लंबी है, बट 100 साल, 50-100 साल, 200 साल बीतेंगे। आपको मैं बता दूं कि जितनी भी ये बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, यूएस, यूके, भारत तो है ही, यूरोप, ये सब भारत के अधिकार में होंगे। शायद आज आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो ये बातें रिकॉर्ड हो गई, ये बातें लोगों ने सुनी, और उस समय पर लोग इस बात को याद करेंगे कि ये एक समय की बात है। 2025 में शालिनी जी के पॉडकास्ट में एक कुणाल जी एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने ये बात की थी। आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखिए, कनाडा में कितने इंडियंस पहुंच गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने इंडियंस हैं, दुबई में कितने इंडियंस हैं, यूएस में भी जितने भी इंडियंस हैं ना, वो पागल नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप को प्रबल करते जा रहे हैं, धीरे धीरे ज़मीनें, पैसे में, पोटेंशियल में अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। चाइना भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जो भारत की अपनी ओरा है वो इतनी स्ट्रांग है कि एक समय आएगा कि इस पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में लेगा। हालांकि भारतीय होने के नाते मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा होगा जो ये ना चाहे। दिल में तो सभी की यही इच्छा होगी ज़रूर। अब मुझे लगता है हमने विश्व की भी आप बात देखो, कर ली। कृष्ण भगवान जी थे। हाँ, कृष्ण भगवान जी इस कुरुक्षेत्र का पार्ट नहीं थे, पर उनको पता था कि ये कुरुक्षेत्र, ये महाभारत होना है, और इसमें क्या क्या, किस किस को कैसे सजा देनी है, तो वो अपने आप इस पार्ट का, इस महाभारत का भाग बनने के लिए स्वयं आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि इसका सही निर्णय निकालने के लिए, सही निर्णय लाने के लिए तो मुझे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और वो हुए, और उन्होंने कोई श्रेय भी नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा भाई मैं कोई शस्त्र नहीं चलाऊंगा, कोई, अब ठीक है, सब जानते हैं कि सब कुछ हुआ उन्हीं की मर्जी से है। बाद में जब पांडवों को ये अभिमान हो गया कि भाई मेरी गदा ने सबको मारा है, अर्जुन ने कहा मेरे गांडीव ने सबको मारा है, तब कृष्ण जी सबको बर्बरीक, जो भीम के पौत्र थे, उनके पास ले गए, जो कि एक शिला पर या एक पेड़ के ऊपर या एक पहाड़ के ऊपर उनका सर रखा गया था। तो जिनको आज हम खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, तो उनसे पूछा गया तो कि आपने युद्ध में सब किसकी वजह से युद्ध विजय हुआ, किसको देखा आपने? तो सबने कहा कि मेरी गदा ने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा है, मेरे तीरों ने सबसे ज़्यादा मारा है। तो
तब बर्बरीक जी ने बोला कि मुझे तो सुदर्शन के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। जिस भी व्यक्ति के ऊपर सुदर्शन जाता था वो खत्म हो जाता था। मुझे तो सुदर्शन के अलावा और वासुदेव के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। ऐसे और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने वो क्यों नहीं देखा जो मैंने यहाँ बैठ के सब देखा? फिर इसका अभिमान क्यों? तो सबका अभिमान टूटा। तो ये सारी जीत किसकी थी? कृष्ण भगवान की। तो ये जो धरती पर जीत होगी उसी कुंडली से लिखी जाएगी जिस कुंडली में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। आज देखो, हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने उज्जैन के एक पुरोहित को बुलाया था, एस्ट्रोलॉजर को। क्या नाम था उनका? राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी तो राष्ट्रपति थे। उन्होंने बुलाया था सूर्य नारायण व्यास करके कोई एस्ट्रोलॉजर थे, जिनको बुलाया कि हमें जो किस समय हमें किस समय आजादी लेनी चाहिए, हाँ। पेपर पे साइन करने हैं, हमें अपने देश की कुंडली स्ट्रांग बनानी है। तो उन एस्ट्रोलॉजर ने रात को 12 बजे का, आप देखोगे कि जब हमारे देश के संविधान के पेपर पे साइन हुए तो रात के 12 बजे हुए थे। और उस समय वृषभ लगन कुंडली बनी थी, यानी कि वो भी जानते थे और आज मैं भी जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये आज बोल रहा हूँ, मैं करीबन 2007-8 से कितने सारे 7-8 से तो समझ लीजिए 15-16 तक 15 से 20 शोज़ मेरे एवरीडे आते थे। जब भी मैं किसी की कुंडली देखता था और वृषभ लगन कुंडली खुल जाए तो मैं ये बोलता था कि इज़ माई फेवरेट हॉरोस्कोप। और ये कृष्ण भगवान का लगन चार्ट है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई लगन चार्ट नहीं होता। इस लगन चार्ट के लोगों को मैंने जीवन में सबसे तेज़ी से सबसे बड़ा बनते देखा है। जैसे काउंटी ग्रुप है नोएडा में, उसके जो मालिक है उनका वृषभ लगन है। एक मनोज गौड़ जी हैं, गौड़ ग्रुप के मालिक, उनका वृषभ लगन है। एक्सोटिका ग्रुप के मालिक दिनेश जैन जी। अगर मैं ऐसे ही इंडिया की, दिल्ली की बात करूं, इंडिया की बात करूं, भारत की बात करूं, फिर पूरे वर्ल्ड की भी बात करूं, तो जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है, जीरो से जो टॉप पे पहुंचे हैं ना, 50% से ज़्यादा लोग वो वृषभ लगन वाले ही मिलेंगे। तो हमारे देश का लगन है वृषभ लगन। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया, ऐसे ही बोला है, कि एक समय आएगा कि यही लगन चार्ट, ये कृष्ण भगवान का लगन चार्ट है, यही इस पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। और यही एक बड़ा फ़र्क भी है भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि एक समय में ही दोनों देश आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत की और पाकिस्तान की कुंडली के वो कुछ मिनट दोनों देशों की लग्न का जो निर्धारण किया गया, वही आज दोनों देशों की किस्मत बता रहे हैं कि उन चंद घंटों में कैसे हमारे ज्योतिषियों ने एक खास लग्न का चुनाव करते हुए वृषभ का, जैसा आपने बताया, भारत को विश्व गुरु बना दिया। और कहाँ पाकिस्तान, जो भारत का ही अभिन्न हिस्सा था, आज उसकी जो स्थिति है वो हम सब जानते हैं। तो हमें हमारे ज्योतिषियों का आभार मानना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि ये जो प्राचीन परंपरा हमारी ज्योतिष रही है, कैसे उस आधार को हम भूले ना। चाहे भले हम 21वीं सदी में आ गए हैं, 2025 चल रहा है, लेकिन वो जो नींव हमारी है वही स्ट्रांग थी। और यही वजह है कि आज भारत भारत है और पाकिस्तान पाकिस्तान है। अब थोड़ा सा अगर मैं हमारे, क्योंकि व्यूवर सबकी कुंडली की विवेचना हो गई है, वो अपने बारे में भी ज़रूर कुछ जानना चाहते होंगे, तो कैसे इस ग्रहण काल में उनका भला हो सके, अगर आप, क्योंकि मंत्र तो आप पहले ही बता चुके हैं, लेकिन कुछ और रेमेडी अगर आप उन्हें बताएं कि बचा हुआ जो साल है वो भी बेहतर हो सके और ग्रहण का भी प्रभाव ना पड़े। देखो, वैसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उपायों का प्रयोग क्यों करना चाहिए। उपाय तब किए जाते हैं जब हम अपने कर्मों को ठीक ना कर पाएँ, हम चीज़ों को ठीक ना कर पाएँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो पाप करते हैं, हम जो कुकर्म करते हैं, हम जो गालियाँ देते हैं, हम जो अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, हम जितनी भी गलतियाँ करते हैं, इससे दैत्यों को हविष मिलता है। हविष मतलब भोजन, ऊर्जा। और जो हम यज्ञ करते हैं, जो हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, जो हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, जो हम समाज को कुछ दे के जाते हैं, जो हम लोगों को अच्छा कुछ सीख देते हैं, सिखाते हैं, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ जो प्यार रखते हैं, इससे एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो देवताओं का हविष बनती है, यानी कि वो देवताओं का भोजन है। नेगेटिव चीज़ें दैत्यों का भोजन है और अच्छी चीज़ें देवताओं का भोजन है। जब देवताओं को भोजन मिलता है, उनकी ताकत बढ़ती है, तो उसका फल हमें कैसे मिलता है?
अच्छी वनस्पतियों के रूप में सब कुछ अच्छा हो रहा है, चारों तरफ समृद्धि है, चारों तरफ खुशहाली है। और जब दैत्यों को हविष मिलता है, कहीं पर कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं पर सुनामी आ रही है, कहीं पर कंट्रीज़ आपस में वॉर कर रही हैं, कहीं पर कितनी डेथ हो रही है, कहीं पर केदारनाथ जैसी भयंकर त्रासदी हो रही है, तो ये सब कहीं ना कहीं की हुई हमारे ही द्वारा है। तो अगर हम ये सोचें कि ये मेरी वजह नहीं है, आपके द्वारा मुख से जो निकले गए अपशब्द हैं वो इसका कारण है, आपका जो बर्ताव है वो इसका कारण है, आप जो इस दुनिया में गलत कर रहे हो, जीवन में गलत कर रहे हो, एवरी डे जो गलत कर रहे हो, वो इसका कारण है। तो उसको अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमें उपायों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर फिर भी मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि उपाय क्यों, कर्म ऐसे करो कि आपके ग्रह ऐसे ठीक हो जाएं। आपकी पूरी बॉडी में प्लैनेट्स हैं, पूरी बॉडी में ग्रह हैं, आप अपने नेचर से बिहेवियर से भी तो इन ग्रहों को ठीक कर सकते हो। फिर भी आपको उपाय चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में ना ये बैठ गया है कि जितना महंगा उपाय होगा, जितने ज़्यादा उपाय होंगे, इनसे हमारा समय ठीक होगा। बट ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ना पैसे खर्च करते हैं इन पे, ना उन्होंने अपना रूटीन बनाया हुआ है। भाई किसी ने 100 गायों को चारा खिलाया ये सोच के कि ये मेरा उपाय है, बट एक आदमी ने अपना नेचर बना लिया, तो उसको देखा जाए ज़्यादा शांति है। वो जीवन में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसके लिए किसी पर विश्वास और किसी पर अविश्वास कुछ उसके जीवन में है ही नहीं, कि मुझे ज्योतिष पर विश्वास करना और या नहीं करना है। उसके जीवन में ये दोनों बातें नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें हैं बट मेरे कर्मों से ही मेरा समय इतना अच्छा चल रहा है, भाई ना कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं उपाय क्यों करूं। बट क्योंकि जो ग्रहण लग रहा है, तो ये समय है कि हम सूर्य देवता को और चंद्र देवता को उनको हविष दें। अब हविष कैसे देंगे? सिर्फ एक मंत्र चैंटिंग के रूप में, और कोई तरीका नहीं है। तो उस समय सूर्य देव का रुद्राक्ष की माला से, चंद्र देवता का स्फटिक की माला से किया गया मंत्र उनकी पावर को कई गुना और ज़्यादा बढ़ाएगा। यानी कि उस समय जो उनके ऊपर जो कष्ट चल रहा है उसको झेलने की ताकत उनको और ज़्यादा मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे इस पॉडकास्ट को लोग देख रहे हैं, या जितना हो सके इसको शेयर करें, कि जितना भी लोग ग्रहण के समय पे परेशान होते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो उसको सपोर्ट करो, उसको बूस्ट करो, बोझ मत बनो उसके ऊपर, वहाँ जाके शोर मत मचाओ। कई बार हॉस्पिटल में लोग, अरे मैंने इसको बहुत समझाया था, ये लड़ने लग जाते हैं कि अरे अभी इसको समझा दो, पूरी ज़िंदगी लेना, अभी इसको बूस्टअप करो, बेटा तू ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, अभी तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और हम तेरे साथ खड़े हैं। कोई पैसे की कमी है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम तेरे साथ खड़े हैं। भले ही उसको आपके पैसे की नीड नहीं, लेकिन फिर भी ये बोलना उसको ताकत देता है। तो ऐसे ही जब आप ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौंग सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हो, तो ये सूर्य नारायण भगवान को ताकत प्रदान करता है। जब आप ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र को चैंट करते हो, या ओम सोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का चैंट करते हो, तो ये चंद्र देवता को पावर प्रदान करता है। तो जब भी ग्रहण पड़े तब आप इन मंत्रों की चैंट करो और आपको इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपके शरीर में भी सूर्य आत्मा के रूप में है, हृदय के रूप में है, आपके शरीर में भी चंद्रमा मन के रूप में है। तो आपकी मन स्थिति वीक नहीं होगी। आपने देखा होगा ज्वार भाटा होता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, पानी का जो स्तर है वो अपने स्तर से अप भी होता है और डाउन भी होता है। तो इसकी वजह वो चंद्रमा ही है, क्योंकि हमारी बॉडी में करीबन 2/3 जो पार्ट वो पानी है। ऐसे ही इस धरती पर भी 2/3 पार्ट जो है वो देखेंगे ना तो पानी ही है। तो चंद्रमा से ये पानी देखा जाता है, पानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ ये मंत्र चैंट करके इन ग्रहों की ऊर्जाओं को बढ़ा सकते हो, उनको हविष दोगे, उनको शक्ति दोगे, तो ये ग्रहण ऑटोमेटिकली वीक होएगा। और भविष्य में बुरे समय में, समझ लीजिए आप बुरे समय में किसी की हेल्प करिए, फिर देखिए वो कितना उसका रिटर्न बैक आपको देता है। तो जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, तो इसका रिटर्न बैक जब आपके ऊपर चंद्रमा की दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, आपके जीवन में देखना ऑटोमेटिकली वृद्धि
होनी शुरू हो जाएगी। ये सभी मैं माताओं बहनों को बोलूँगा कि जिन्होंने भी बच्चा कंसीव कर रखा हो, उनको रसोई में ना जाने दें। उनको उस समय सिर्फ रुद्राक्ष की माला या कोई भी, जैसे आज सुख सागर है या शिव पुराण है या श्रीमद् भागवत है या गीता है, कोई भी ऐसा एक अच्छा सा ग्रंथ, जो भी सारे ग्रंथ अच्छे हैं, कोई भी एक ग्रंथ दे दें, उस समय वो कुछ पेजेस पढ़ना शुरू कर दें, तो ये बहुत ही उत्तम माना गया है। और आपने सुना होगा कि कर्ण अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में घुसना, उसको तोड़ना और बाहर निकलना सिखा रहे थे, और अभिमन्यु ने गर्भ में ही सब सीख लिया। तो इसका मतलब हमारे पुराणों में, हमारे जो शास्त्रों में जो ये त्रेता युग की बातें, द्वापर युग की बातें हैं, ये गलत नहीं हैं। आज हम जैसी बातें करते हैं वैसा ही बच्चा पैदा होने के बाद वैसे ही आचार विचार लेकर के पैदा होता है, वैसे ही चीज़ें करता है। तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपकी आने वाली संतान के ऊपर भी पड़ेगा। बड़ी पॉजिटिव, बड़ी ऊर्जावान संतान उत्पन्न होगी और आपके परिवार का ध्यान रखेगी। अब अगर क्विकली आप मुझे ये बताएं कि ये जो ग्रहण पड़ने वाला है, ये किन राशियों के लिए अच्छा फल लेके आएगा और किन के लिए बुरा? जी देखिए, सबसे पहले तो जिनकी भी सिंह राशि है और जिनकी भी कर्क राशि है, उन लोगों के लिए थोड़ा सावधानी ज़्यादा है। और क्योंकि इसका प्रभाव भारत के ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों के ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा है और हमारे देश के ऊपर इसका उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अंशों में तो इसका प्रभाव पड़ता ही, क्योंकि नाम तो है ही ना कि ग्रहण पड़ रहा है। तो ग्रहण के समय पे यहाँ पर इतना घबराने की रीत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिंह राशि और कर्क राशि वालों के लिए ज़्यादा सावधानी वाला समय होगा। बाकी सबके लिए औसत है। बाकी को किसी को भी परेशान होने की नीड ही नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी राशि भी है जिसके लिए बहुत फलदायी रहने वाला है ग्रहण? देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है, धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं वृषभ राशि के लिए मोस्ट पावरफुल है, उनके लिए भी बहुत अच्छे फल देगा। कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं बहुत अच्छी बात करूं तो वृश्चिक, धनु और वृषभ राशि के लिए बहुत स्ट्रांग है। इन राशि वालों की किस्मत जो है बहुत आगे बढ़ने वाली है। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। वो 2 राशियां भी जिनके लिए समय कुछ अच्छा नहीं है, आपको मंत्र मिल चुका है, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कुणाल जी ने आपको बताई है कि अपना व्यवहार आप इतना अच्छा रखिए कि किसी रेमेडी की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत शुक्रिया कुणाल जी, आपने इतना समय दिया और ख़ास करके इक्लिप्स और ये जो ग्रहण की तार्किक बातें जो मैंने शुरू में कहा था कि आप समझाएंगे और थोड़े से जो मिथ्स या सवाल हमारे मन में होते हैं वो दूर होंगे, वो हुआ भी। तो बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। नमस्कार।